हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सदानी और आज एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो में मांग के प्रकार मींस टाइप्स ऑफ डिमांड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इच्छा, आवश्यकता और मांग, इन तीनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती है, हर इच्छा की हमें आवश्यकता नहीं होती, यानी आवश्यकता का क्षेत्र उससे सीमित होता है और जिन आवश्यकताओं को हम पूरा कर लेते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मांग, किसी भी वस्तु की मांग, जब भी हम कोई वस्तु बाजार से खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वो कभी भी स्थिर नहीं रहती। मांग हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, उनमें परिवर्तन आते हैं और कई सारे तत्व होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम यहां पढ़ने वाले हैं कि मांग के कितने प्रकार होते हैं। सो बेसिकली मांग को तीन प्रकारों के अंदर बांटा गया है। मांग को तीन प्रकारों के अंदर बांटा गया है। पहला है कीमत मांग, आय मांग और तीसरा है आड़ी तिरछी मांग। द फर्स्ट इज प्राइस डिमांड, द सेकंड इज इनकम डिमांड एंड द थर्ड इज क्रॉस डिमांड। तो वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कीमत मांग क्या होती है, आय मांग क्या होती है और आड़ी तिरछी मांग क्या होती है। पहले अपन बात करते हैं कि कीमत मांग क्या होती है। कीमत मांग, जिसको हम इंग्लिश में प्राइस डिमांड बोलते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम अर्थशास्त्र में किसी एक चर का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आने वाला परिवर्तन है वो किसी एक कारक के आधार पर ही आना चाहिए, अर्थात हमें अन्य चरों को स्थिर मानना पड़ेगा। आई नो नहीं समझ में आया होगा ना। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मांग को कई सारे तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, वस्तु की गुणवत्ता, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी आप यहां पर कौन सी मांग पढ़ रहे हो? कीमत मांग पढ़ रहे हो ना। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन किसमें दिखाना है? कीमत में। हमको यही मानकर चलना है कि बाकी की चीजें, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहनी चाहिए, अदर थिंग्स यानी कि अन्य बातें समान रहनी चाहिए। तो हमें हमेशा एक मान्यता यहां पर लेकर चलनी है, अन्य बातें समान रहने पर। इसको मानकर ही हमें नियम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कीमत मांग क्या दर्शाती कि यदि हम अन्य बातों को समान रख ले, अन्य बातें यानी कि कीमत को छोड़कर बाकी सारी चीजें अगर समान है, तो कीमत व मांग मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध पाया जाएगा। कीमत व मांग मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध पाया जाएगा, अर्थात अगर कीमत में वृद्धि होगी, अगर यहां पर वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो यहां मांग मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और यदि कीमत में कमी होगी तो मांग मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अर्थात कीमत और मांग मात्रा में अपोजिट, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एक नॉर्मल कंज्यूमर, एक उपभोक्ता का सामान्य व्यवहार इस तरीके का होता है। उसे लगता है कि यार कीमतें बढ़ रही है तो हम उस वस्तु की कम मात्रा को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हम उसकी मात्रा को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मांग का दूसरा प्रकार है आय मांग, यानी कि इनकम डिमांड। पहले अपन ने कीमत मांग की बात करी थी, यानी हमने कीमत और मांग मात्रा के मध्य संबंध को देखा था। लेकिन अब यहां हम मांग पर आय का क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझेंगे। तो अभी हम यहां पर आय की बात कर रहे हैं, तो आय को छोड़ के बाकी चीजों को क्या मान लेंगे? समान, यानी अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें जैसे कि कीमत, वस्तु की गुणवत्ता, अदर थिंग्स, आय को छोड़ के, तो अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय व मांग के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक। ठीक है, अर्थात उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि होगी तो उपभोक्ता मांग में भी क्या करेगा? वृद्धि करेगा। हम क्या करते हैं, जब हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है ना, कोई व्यक्ति अभी 10,000 रुपए कमा रहा था, फॉर एग्जांपल वो महीने में 10 किलो शक्कर यानी कि शुगर परचेज कर रहा था। अब अगर वो 15 या 20,000 रुपए कमा रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जो शुगर है, वीट है, राइस है, चावल, दाल, इन सब की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि होगी, और यदि आय में कमी होगी तो उपभोक्ता मांग में भी क्या करेगा? कमी करेगा। यानी कि आय और मांग के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम आय मांग को और अच्छे से एनालाइज करते हैं, जब हम इसमें और अंदर तक जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि आय मांग के भी दो प्रकार होते हैं। पहला सामान्य वस्तुओं के अंतर्गत और दूसरा घटिया वस्तुओं के अंतर्गत। सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु का मतलब क्या होता है?
सामान्य वस्तु मतलब अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं, जो अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छा प्रोडक्ट हो, कंपनी की हो, ठीक है। एंड घटिया वस्तु का मतलब यहाँ पर खराब वस्तुओं से नहीं है, ऑब्वियसली खराब तो कोई भी परचेज नहीं करना चाहेगा, लेकिन हाँ घटिया वस्तु का मतलब यहाँ पर होता है थोड़ी सी लो क्वालिटी की प्रोडक्ट, ठीक है ना। जैसे आप देसी घी ले लो, अच्छी क्वालिटी की वस्तु है, और घटिया क्वालिटी की वस्तु में आप डालडा घी ले लो। अच्छी क्वालिटी की वस्तु में आप गेहूं, चावल, दालें ये ले लो, और बाजरा, मक्का, ये सारी चीजें आप घटिया वस्तुओं के अंतर्गत ले लो। तो उपभोक्ता की आय सामान्य वस्तुओं के अंतर्गत तो सेम उसका धनात्मक संबंध ही होगा, क्योंकि अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता अच्छी वस्तुएं ज्यादा खरीदेगा, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं, और अगर उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो उपभोक्ता अच्छी वस्तुएं थोड़ी सी कम खरीदेगा, यानी उसकी मांग में क्या कर देगा, कमी कर देगा। यानी आय और सामान्य वस्तुओं की मांग के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। लेकिन अगर कोई उपभोक्ता पहले घटिया वस्तु का उपभोग कर रहा था, तो उस उपभोक्ता की आय का उस घटिया वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखेंगे। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो सोच के देखो, अगर आप ज्यादा इनकम कमा रहे हो तो आप लो क्वालिटी का प्रोडक्ट क्यों परचेस करोगे मार्केट से, यानी कि उस टाइम उपभोक्ता घटिया वस्तु की मांग कम कर देगा, क्योंकि वो घटिया वस्तु की जगह अच्छी वस्तु खरीद रहा है। और यदि उपभोक्ता की आय थोड़ी सी कम हो गई, देन ही हैज नो ऑप्शन, तो उसको फिर अपनी घटिया वस्तु की मांग बढ़ानी पड़ेगी। तथा मांग का अंतिम प्रकार है आड़ी तिरछी मांग, यानी कि क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड या आड़ी तिरछी मांग बहुत अजीब सा नाम लग रहा होगा ना आपको। एक्चुअल में आड़ी तिरछी मांग जो होती है वो दो संबंधित वस्तुओं के मध्य, कोई भी दो वस्तुएं जो आपस में किसी न किसी रूप से संबंधित है, उनके मध्य संबंध को दर्शाती है। अर्थात देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक एक्स वस्तु ले लो और एक वाई वस्तु ले लो, ठीक है। जैसे अभी मैं यहां बात करता हूं इस मार्कर की, इस इंक की, यानी कि मार्कर और इंक। अगर इंक की प्राइस ज्यादा हो गई, इंक की कीमत, स्याही की कीमत ज्यादा होगी, तो मार्कर की मांग के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मार्कर की मांग मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि जब इंक महंगी हो जाएगी तो कोई इंक परचेस नहीं करेगा, और जब कोई इंक परचेस नहीं करेगा, यानी कि अगर स्याही की मांग अगर कम होगी तो बाजार में मार्कर की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वाई वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है, एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वाई वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे ही कहते हैं आड़ी तिरछी मांग। अर्थात आड़ी तिरछी मांग दो संबंधित वस्तुओं के मध्य संबंध को दर्शाती है। अर्थात एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वाई वस्तु की मांग पर जो भी प्रभाव पड़ेगा, उसे कहते हैं आड़ी तिरछी मांग। आड़ी तिरछी मांग दो प्रकार से होती है, यानी कि संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती है। एक तो होती है स्थानापन्न वस्तुएं और एक होती है पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं जैसे कि वे वस्तुएं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। जैसे कि स्थानापन्न वस्तुओं में जैसे कि व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड ले लो आप, ठीक है। आप ले लो चौक और मार्कर, ठीक है। उसके अलावा आप ले लो गेहूं व चावल, चाय व कॉफी, ठीक है, गुड़ व शक्कर। ये बहुत सारी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में उसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और स्थानापन्न वस्तुओं के मध्य हमेशा ध्यान रखना है कि स्थानापन्न वस्तुओं के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात अगर यहां पर आप देखिए कि अगर गेहूं की कीमत ज्यादा होगी, तो गेहूं की कीमत ज्यादा होगी तो कोई बात नहीं, लोग चावल खरीदना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि गेहूं की कीमत बढ़ने पर चावल की मांग में क्या होगी, वृद्धि। गेहूं की कीमत बढ़ने पर चावल की मांग में वृद्धि होगी, और गेहूं की कीमत कम होने पर चावल की मांग में कमी होगी, क्योंकि अगर गेहूं सस्ती हो जाएगी तो लोग गेहूं खरीदेंगे, लेकिन चावल की मांग क्या हो जाएगी, कम। तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं और इनके मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। तथा पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम साथ साथ में करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया स्याही व मार्कर, उसके अलावा आप लोग ले लो स्याही व पेन, ठीक है। उसके अलावा आप लिख सकते हो कार व पेट्रोल, बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरण जिसमें ट्यूबलाइट हो गई, पंखा हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम पेट्रोल और कार का एग्जांपल लेकर समझते हैं कि इनमें ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इनमें ऋणात्मक संबंध पाया जाता है कि यदि पेट्रोल की कीमतें मार्केट में बढ़ गई, यानी पेट्रोल के दाम अगर बढ़ गए, तो कार, बाइक इनकी मांग मार्केट में कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल की कीमतें कम होगी तो कार की मांग मार्केट में ज्यादा हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इन टॉपिक्स में से किसी से भी रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोगों को किसी इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी अर्थशास्त्र के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूं। आई विल प्रोवाइड यू।